तो अब आप लोग ध्यान देंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस कल की क्लास में हम लोग कर रहे थे, तो वहां हमने ये देखा था कि जैसे जब नाउन सिंगुलर रहता, ये सारी चीजें तो हम कर ही चुके हैं, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 55, 56, 57, 58 लगभग कल मैंने सारे ये रूल्स आपको करा दिए थे जो फॉर्मेशन पे हैं। ठीक है ना? तो कल मेरे ख्याल से रूल नंबर 59 तक पूरे हो गए थे। और आज की क्लास में अब हमें करने हैं यूसेज ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस के क्या यूसेज है, तो चलिए देखते हैं जी। यूज ऑफ पजेसिव केस, तो यहाँ पे 60 नंबर का देखिए रूल क्या कहता है। द पजेसिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो पजेसिव केस है ये यूज होता है नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके नेम के साथ। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखने वाली चीज है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पजेसिव केस का कभी भी यूज जो है, अभी और भी कुछ यूसेज हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस है, जो नॉर्मल यूज है पजेसिव केस का, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो है ये हमेशा जो है लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है, तो गवर्नर एक लिविंग बीइंग है, तो इसके साथ हुआ द लॉयंस मेन। ठीक है, तो ये है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब अगर आप जो है, एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आप अगर नॉन लिविंग बीइंग है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि टेबल का जो है, जैसे टेबल्स के जो लेग्स होते हैं, तो उसके लिए आप कभी टेबल्स लेग्स नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपको ऐसे केस में लेग ऑफ द टेबल बोलना पड़ेगा। उपाय भी है, यानी जो एपॉस्ट्रोफी एस का बात आप करते हैं, जब आप जेनिटिव केस की बात करते हैं, तो जेनिटिव केस दो प्रकार से बनता है। एक तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं, और यहीं पे आपको समझना है कि ऑफ लगा के भी बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जेनिटिव केस दो प्रकार से बनाना है, एक एपॉस्ट्रोफी एस लगा के, एक ऑफ लगा के। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ऐसी जगहों पे करते हैं स्पेशली जहां पे कोई लिविंग बीइंग होता है चीफली, उनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और यदि कोई लिविंग बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो उसके साथ जो है ऐसे केसेस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को ध्यान रखना। तो जैसे अब यहीं पे बात समझ लेना है कि जैसे यहाँ पे जब गवर्नर है, लिविंग बीइंग है, तो आपने एपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, लेकिन जब वही टेबल की बात हो रही तो टेबल के केस में आपने द लेग ऑफ द टेबल बोला, न कि टेबल्स लेग बोला। इसी प्रकार बुक्स कवर नहीं बोलते हैं क्योंकि बुक्स नॉन लिविंग है, तो ऐसे केस में अब की बार आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, द कवर ऑफ द बुक, ये आपका बन जाएगा। तो ये सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखना है। होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन कि एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ज्यादातर कंडीशन में चीफली जो है आपको करना है लिविंग बीइंग के साथ। और यदि लिविंग बीइंग नहीं है और फिर भी आपको पोजीशन दिखाना है, हाँ, तो उस कंडीशन में आपको फिर ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। But the possessive is used with the names of personified object। पजेसिव का प्रयोग जो है, आप जो है जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी करते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई चीज पर्सोनिफाई हो गया, इसका मतलब वो लिविंग बीइंग की तरह यूज हो गया, ह्यूमन बीइंग की तरह यूज हो गया, और ऐसी कंडीशन में हम उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा एक लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इंडियाज हीरो, ठीक है, तो अब इंडियाज हीरो हो जाएगा। तो अब एकदम क्लियर है यहाँ पे कि इंडिया के साथ एपॉस्ट्रोफी यस आपने लगाया क्योंकि इंडिया को आप एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, भारत माता बोलना चाहता है, भारत माता के सपूत। तो ये जो है यहाँ पे लिविंग बीइंग की तरह पर्सोनिफाई किया गया है कंट्री को। इसी प्रकार नेचर्स लॉ, तो नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। फॉर्चून्स फेवरेट, तो फॉर्चून को पर्सोनिफाई किया गया है। एट ड्यूटीज कॉल, तो ड्यूटी को पर्सोनिफाई किया है। एट डेथ्स डोर, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। यानी जब पर्सोनिफिकेशन की बात होगी, जब किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को
जो कि नॉन लिविंग है, अगर उसको पर्सनिफाई कर दिया जाए तो फिर ऐसे केस में आपको एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप कर। तो ये वाला, ये दोनों रूल कहा जाता है ना, जब अपवाद हो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। तो एक्सेप्शन होते हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रूल नंबर 62, ये एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जब पॉजिटिव केस में पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पजेसिव का प्रयोग, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहां भी करते हैं जो जब जो है उन नाउन के साथ जो कि टाइम को, स्पेस को और वेट को दिखाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, स्पेस या वेट को दिखाने वाले जो आपके नाउन्स होते हैं उनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे जी? जैसे आपने बोला अ डेज मार्च, यानी एक दिन की यात्रा, एक दिन की मार्च, हाँ, ये चूंकि समय को दर्शाता है इसलिए आप जो है मार्च ऑफ अ डे की बजाय अ डेज मार्च बोल सकते हैं। और वीक्स हॉलीडे, ठीक है, ये भी एकदम सही है। और ईयर्स, ये भी सही है। और स्टोन्स थ्रो, ये जो है वेट को दिखाता है। अब फूल्स फुट्स लेंथ, ये वेट को, ये क्या, अब फुट्स लेंथ ये क्या दिखा रहा है, स्पेस को दिखा रहा है। अब पाउंड्स वेट, ये वेट को दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इन सारी कंडीशन में आपने एपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। जल्दी से मैं कुछ आपसे सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि उसको कैसे आप करोगे, ट्रांसलेट करोगे। मैंने कहा कि कल की क्लास बंद रहेगी, क्या बनाओगे आप? ट्रांसलेट करिए, कल की क्लास बंद रहेगी। पास्ट, कल की क्लास बंद रहेगी। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, जल्दी बनाइए। आप लोग एलटी में हर जगह जरूरत है, अब ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी चीजें आपके एग्जाम में आ रही है घुमा के। टुमारोज क्लास इज कैंसल्ड। यस, टुडेज क्लास नॉट बी कंडक्टेड। बहुत अच्छा, टुमारोज क्लास, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आप लोग टुमारो क्लास नहीं, टुमारो जनाबेगा, एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। टुमारोज क्लास विल बी कैंसल, यस सर। एक्सेप्शन में कुछ नॉन लिविंग के साथ भी एपॉस्ट्रोफी का यूज होता है, एंड मटेरियल नाउन के साथ भी एपॉस्ट्रोफी का यूज होता है सर, यस। टुमारोज क्लास, तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बीमारी के इलाज के लिए 1 हफ्ते का समय पर्याप्त है, तो क्या बना? इस बीमारी के इलाज के लिए 1 हफ्ते का समय पर्याप्त है, क्या बनाओगे? फास्ट, इस बीमारी के इलाज के लिए 1 हफ्ते का समय पर्याप्त है। सभी बहुत ही शानदार कर रहे हैं, क्या बनाओगे आप? जल्दी से बनाइए। इस बीमारी के इलाज के लिए 1 हफ्ते का समय पर्याप्त है। बहुत अच्छा, आप सभी जवाब दे रहे हैं, लगभग हर किसी का जवाब आया है। इट विल टेक अ वीक्स टाइम टू गेट दिस डिजीज क्योर्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओनल चंचल, 1 वीक्स, 1 वीक्स नहीं, अ वीक्स टाइम या 1 वीक्स टाइम इज सफिशियंट या इनफ, ठीक है, फॉर दिस डिजीज। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं काम आप लोग, ठीक है। तो सोनल ने शुरू किया, फिर चंचल का आया, दिव्या का सही है, 1 वीक्स टाइम इज सफिशियंट, ठीक है। नंदनी, इट इज सफिशियंट 1 वीक्स टाइम फॉर दिस डिजीज, ठीक है, चाहे जैसा बनाइए, जो 1 वीक इज सफिशियंट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वीक्स टाइम बोलना चाह रहे थे, तो जितने लोगों ने अ वीक्स टाइम लिखा है एकदम सही कोशिश किया है, तो सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, एवरीवन इज करेक्ट। तो ये जो है 1 हफ्ते का समय हमने बोला, तो इसलिए मैं आपसे चाह रहा था कि 1 वीक्स टाइम आप बोलते। ये सोनल आपका सही है, जितने भी लोगों ने लिखा है लगभग सबका सही है। और बस ऐसे ही कोशिश करनी है। मैं बस ये चाह रहा था कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करना सीखिए और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बेहतर जो है ट्रांसलेशन स्किल भी जहाँ जरूरत है वहां आप लोग सीखते रहिए। हम्म। अब इन्होंने देखो, विनीता ने क्या किया, अब डिजीज के साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा रही हो, डिजीज के साथ नहीं लगाना है। आपको बेहतर होगा कि आप वीक के साथ लगाती है ना, तो ये ज्यादा बेहतर रहता। A week's time is
ठीक है, सफिशिएंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इलनेस। दिव्या आपका सही था पहले भी जो आपने बनाया है ना, मैं देखा तो था। ठीक है, तो रुचि कुमारी, देखो मैं सबका नाम न ले पाऊं तो प्लीज आप लोग देखिए, वो मत होना। अ वीक्स टाइम, ठीक है, आरती गुप्ता आपका भी सही है, सभी सही कर रहे हैं। शिखा सही है, सतीश जी सही है, ठीक है, रुचि सही है, सभी आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जी, ये क्या ग्रुप में क्या चल रहा है, क्लास नहीं चल रही है क्या? क्लास तो चल ही रही है, कहाँ है लोग? ठीक है जी, अब आगे ध्यान दें। जब पोजीशन ऑफ प्रॉपर नेम, अब ये हमने देख लिया है। देयर इज नो क्लास फॉर टुमारो, ये भी सही है अपर्णा, अर्पणा। लेकिन बेहतर होगा कि आपसे जो मैंने पूछा था कि कल की क्लास नहीं चलेगी, तो मतलब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि आप ये जानो कि टुमारोज क्लास, ठीक है, आप बेहतर तरीके से जो डायरेक्ट आपका सेंटेंस बन रहा था वो ये था कि टुमारोज क्लास विल नॉट बी कंडक्टेड, ठीक है, या टुमारोज क्लास इज सस्पेंडेड। तो वो मैं आपको सिखाना चाहता था कि टुमारो के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, यस यस दिव्या, ठीक है। वन के साथ आपने रिप्लेस किया ए को, एकदम सही है, ठीक है, दोनों सही था। और यहाँ पे ठीक है, वन से ज्यादा बेहतर ए है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप वन वीक बोल रहे हैं तो फिर आपके पास एस लगाने की जरूरत नहीं है, और लेकिन यदि आप ए वीक बोल रहे हैं तो फिर पास एस लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज था। अच्छा, रुचि कह रही है मेरा भी नेम आया। ऐसा नेम के लिए परेशान मत रहा करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63। हम्म देखिए रूल नंबर 63 पे चलते हैं। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो भी ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज में है, जिनको आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नीतू एकदम सही समझ रही हो आप, वन वीक बोलो या फिर अ वीक्स टाइम बोलो, ठीक है, ये दोनों तरीके से सही होगा। वन वीक में जरूरत नहीं है, वन वीक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब ये यहां देखते हैं जी, द द फॉलोइंग फ्रेजेज आर आल्सो इन कॉमन यूज, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं, ये भी बहुत कॉमन यूज में है, जिनको आपको रटना है, ठीक है, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड, ठीक है, तो ये आप सभी को पता है ना कि ये फ्रेजेज हैं और बड़े ही पॉपुलर हैं, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, इनकी मीनिंग आती है। मैं देखता हूँ क्या कोई मीनिंग बता पा रहा है क्या? अगर ये जो फ्रेजेज है अगर ये अपने सेंटेंस में आप यूज कर लो तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। फॉर मर्सी से, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ठीक है, एट हिज विट्स एंड, ठीक है, अ बोट्स क्रू, ये बड़े अच्छे अच्छे फ्रेजेज हैं जो कि आप सभी को इनकी मीनिंग जब, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप डेन एंड मार्टिन पढ़ते हैं तो डेन एंड मार्टिन पढ़ने के अपने पर्पज हैं, बहुत ढेर सारे पर्पज होते हैं, कि कभी कभी क्या उसमें कुछ फ्रेजेज आते हैं, कुछ इडियम्स आते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एक नहीं तो किसी दूसरे, जैसे ये वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैबुलरी में फ्रेज या इडियम्स आते हैं जहाँ पे मीनिंग आपको पूछी जाती है, तो वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस साथ ही साथ आप एक ये रूल भी सीख रहे हैं कि ये जब आता है, मतलब ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहाँ पे आप एपॉस्ट्रोफी यस का यूज देख रहे हैं। तो ये एपॉस्ट्रोफी यस का भी यूज है, साथ ही साथ इस फ्रेज की मीनिंग भी आपको तैयार करनी है। और आप लोग का ये होमवर्क है, मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान करिए, नोट कर लीजिए कि रूल नंबर जो 63 है, इसमें जितने भी आपको यहाँ पे फ्रेजेस दिख रहे हैं, इनकी इनको मीनिंग के साथ, इनको मीनिंग के साथ आप यूज करके कल ग्रुप में भेजना है, ठीक है। अच्छा, सबकी मीनिंग देखो, ये सीखा, नियर बाई, क्लोज एट हैंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत अच्छा सीखा। तो अब आपको करना क्या है कि देखिए इन्होंने सबकी मीनिंग लगभग बताने की कोशिश की है सिखाने, अन्य लोग भी क्या करेंगे, सब लोग आप जो है लिखेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करके और आपको जो है ग्रुप में भेजना है अपनी कॉपी में करके। चलिए रूल नंबर 64 पे चलते हैं।
रूल नंबर 64 क्या बोल रहा है? अच्छा देखो, एक बात और मैं कहता हूँ, मैं बार बार एक जो बातें कहता हूँ उससे बिल्कुल आप लोग गार्ड बांध लिया करें, और बल्कि यदि आपके पास हो तो उसको भेजें। जैसे एट हिज फिंगर्स एंड, जैसे ये फ्रेजेज आपको दिख रहे हैं, जब आप अपनी अलग अलग बुक्स को, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, सोल्यूसेंट हो गया या जो भी आपके पास बुक है, अगर वहां पे इस तरह के और फ्रेजेज आपको दिखें जिसमें एपॉस्ट्रोफी यस लगा है, तो आप उन फ्रेजेज को ग्रुप में भेजने की कोशिश करें, ताकि दूसरे भी लोग सीखें और उन पे क्वेश्चन भी आप पूछें। ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस भी बनाने हैं नंदनी, सेंटेंस बनाएंगे तभी तो सीखेंगे कि उसका यूज कैसे करेंगे, आइदर इन स्पोकन और इन राइटिंग। चलिए रूल नंबर 64 पे चलते हैं। हाँ, कल का टास्क यही यही है, यही है टास्क। द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड प्रोफेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और अ नाउन डिनोटिंग, ठीक है, a noun denoting a trade, profession, relationship may be used to denote a building or place or business। ठीक है, जैसे चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर। ये ध्यान, ये कह रहा है कि कभी भी जैसे एपॉस्ट्रोफी एस का जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है, कई बार जो है वो एपॉस्ट्रोफी एस जो है जिस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप या किसी स्कूल का नाम या किसी प्रोफेशन के नाम के बाद यदि आपने एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो फिर उसके हिसाब से जो है अपने आप ही उसमें नाउन अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे ध्यान दें। जैसे आपने बोला सी हैज गॉन टू द बेकर्स, तो जब आपने बेकर्स बोला तो बेकर्स का मतलब बेकर्स शॉप, क्योंकि जो बेकर है ये इससे रिलेटेड शॉप को जो है इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से आपने कहा कि टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, तो भैया डाइनिंग कर रहे हैं अंकल्स के, कहाँ पे डाइनिंग करेंगे? अंकल्स के घर पे, यानी अंकल के घर पे डाइनिंग करेंगे। तो आपने सिर्फ अंकल्स बोल दिया तो ये समझ में आ गया कि हाँ उनके घर पे आप करोगे। इसी प्रकार से कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, ठीक है, जो सेंट पॉल्स यहाँ लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, जो सेंट पॉल्स ये एक चर्च का नाम होता है, सेंट पॉल। तो सेंट पॉल्स चर्च, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी के बाद एस छोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद तो आप समझ जाइए कि ये चर्च की बात हो रही है। इसी प्रकार से आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड सेंट जेवियर्स, सेंट जेवियर्स ये फिर स्कूल को दिखाता है, तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे स्कूल आ चुका है। इसी प्रकार से ही वाज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, सेंट जोसेफ्स स्कूल। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, अभी तक तो कम ही है, कुछ देखने में आया है, लेकिन आपको तैयार सब रहना है हर तरह से। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है, जो एक नाउन है जो डिनोट करता है ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप को, ठीक है, मे बी यूज टू डिनोट अ बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये जो वर्ड है नाउन है, इसी से हमको समझना है कि ये किस बिजनेस से रिलेटेड है। अगर एपॉस्ट्रोफी लगा है तो हम सीधे सीधे उससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है। ये पिछला वाला रूल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ विशेष लोगों के नाम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होता है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ा होता है, तो अगर उस पर्सन के नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब कि आप सीधे सीधे उस बिजनेस या उस बिल्डिंग या उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सभी को क्लियर होगा, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की नहीं जरूरत है। ठीक है, चलिए अब एक रूल नंबर 65 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बस समझने के लिए है। रूल नंबर 65 आपसे ये बोलता है कि व्हेन यू आर इन डाउट, जब आप डाउट में हैं, वेदर टू यूज अ नाउन इन पजेसिव केस और विद द प्रीपोजिशन ऑफ, कि नाउन को हम एपॉस्ट्रोफी यस के साथ यूज करें या प्रीपोजिशन ऑफ के साथ यूज करें। तो हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना है एज अ जनरल रूल, कि जो पजेसिव केस का यूज होता है स्पेशली वो पजेशन या ओनरशिप को दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दस इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी देन द एनिमीज डिफीट। ठीक है, तो
देखो एक तो बात आप अपने, मैं बार बार कहूंगी कि अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना है, कई बार रूल से ज्यादा हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑफ का यूज बताया कि ऑफ के यूज के केस में आपको एक बात ध्यान देना है कि ये ज्यादातर कंडीशन में जो है किसी नॉन लिविंग के साथ आता है, लेकिन ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड ये तो एक रूल हो ही गया, लेकिन कई बार जो है ऐसा भी सिचुएशन है कि एपास्ट्रॉफी के बाद जो है आप एपास्ट्रॉफी यस के बाद जो है नाउन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक सिचुएशन ये भी देखना पड़ता है कि वहां पे पोजेशन या ओनरशिप शो हो रहा है कि नहीं। अगर पोजेशन या ओनरशिप शो नहीं हो रहा है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप चाहे लिविंग बीइंग वो नाउन क्यों ना हो, आपको एपास्ट्रॉफी एस की बजाय ऑफ का लगाना ज्यादा जरूरी, ज्यादा सही रहेगा सभी। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने कहा दुश्मन की हार, तो जो दुश्मन की हार है, दुश्मन एक लिविंग बीइंग है, लेकिन जब आप एनिमीज डिफीट बोलते हैं तो ये उतना अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप बेहतर होगा कि आप ये बोले डिफीट ऑफ द एनिमी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान देना है कि जब आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो वहां पे पोजेशन या ओनरशिप की फीलिंग होनी चाहिए, या फिर वो उस पर्टिकुलर सेंस में अच्छा लगना चाहिए। आप पढ़ के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको बढ़िया नहीं लग रहा है तो उस केस में बेहतर होगा कि आप ऑफ का यूज करें। ठीक है, तो एज अ रूल यहाँ पे ये दिया गया है। एग्जाम में तो कम चांसेस हैं, लेकिन ये है कि ये आपको राइटिंग के पर्पज से, मैं बार बार चीजें जब आपको बताता हूँ तो ये चीजें आपको फोकस कर रहा हूँ कि ये राइटिंग के पर्पज से ध्यान दीजिए कि जब आप अपना खुद, जब आप कभी आप कभी लिखते हैं या आप बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान और लिखने के दौरान इन रूल्स को जो रेन एंड मार्टिन देते हैं इनका इस्तेमाल आपको करना होता है कि आप थोड़ा ज्यादा सटीक और सही बोलने की कोशिश करें। तो वही यहाँ पे है कि द एनिमीज डिफीट के बजाय बेहतर होगा कि आप ये बोले कि डिफीट ऑफ द एनिमी, क्योंकि एनिमीज के डिफीट डिफीट में किसी पोजेशन की फीलिंग नहीं है, कोई ओनरशिप की फीलिंग नहीं है। ठीक है, और कोई भी अपने हार को अपने साथ जो है पोजेशन के रूप में रखना भी नहीं चाहेगा। यहाँ पे ध्यान दे, एक दूसरा सिचुएशन है जैसे द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली। ये यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली है, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसका मीनिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया रिसेप्शन दिल्ली में। ठीक है, यानी दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेप्शन दिया, यहाँ पे ये मतलब है। और अगर जब आप ऑफ लगा देते हैं तो ऑफ लगाने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आपने ये बोला कि द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि किस मैनर में जो है प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया गया जब वो दिल्ली में प्रवेश किए। तो एक बात यहाँ पे और आपको समझना है कि जरूरी नहीं कि एपास्ट्रॉफी यस और ऑफ को आप इंटरचेंज करें, क्योंकि इंटरचेंज करने पे कई बार मीनिंग में भी चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंडीशन में मीनिंग में कैसे चेंज आ रहा है। जैसे कि एपास्ट्रॉफी यस लगा रहे हैं तो मीनिंग बदल गया, एपास्ट्रॉफी यस लगा तो इसका मतलब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया रिसेप्शन, और जब आप ऑफ लगाए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों लोगों के द्वारा जो रिसेप्शन हुआ, ठीक है, जो वेलकम किया गया उसकी बात हो रही, तो दोनों में चेंज आ रहा है। तो ये रेन एंड मार्टिन आपसे सिर्फ इतना ही बात कहना चाहते हैं कि आप ऑफ और एपास्ट्रॉफी यस को हर समय इंटरचेंज नहीं कर सकते। हर समय जब आप करेंगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट भी है। जैसे ये एक फ्रेज है, द लव ऑफ अ फादर, तो रेन एंड मार्टिन ये कहना चाहते हैं कि जो लव ऑफ द फादर है इसकी दो मीनिंग निकल सकती है। एक तो मीनिंग है अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड, और दूसरी मीनिंग है अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। आप लोग थोड़ा सा ये काफी कठिन होता जा रहा है कि आप इसको कैसे समझोगे, दो दो मीनिंग निकल के आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि इसकी मीनिंग क्या समझ में आ रही है? एनीवन? मैं थोड़ी देर के लिए आवाज खोलता हूँ और आपको मौका देता हूँ कि आप इसको क्या समझ रहे हैं, बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, इसका ये मतलब है जो फादर है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, पहले की तो ये मीनिंग निकल रही है, और दूसरे की मीनिंग लग रही है कि जो चाइल्ड है वो अपने फादर को बहुत प्यार करता है। हम्म, और बताइए, और एनीवन एल्स? Sir, good evening. This is Sonal. यस। I think it could be understood in the first way, a father's love for his child.
because here the sentence says love of a father means पापा का प्यार, मतलब उसके फादर का प्यार उसके ये बच्चे के लिए। पिता का This is प्यार what बच्चे के लिए, और दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा? कितनी बार क्या होता है? child's love of his father। ये देख रहे हैं, तो मतलब ये क्या हाँ, है it's ना, confusing। ये काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक Right, है। sir। तो अभी तक क्या होता था, जैसे आप बोलते थे, जैसे आप बोलते हैं कि टेबल्स लेग, ठीक है, तो हालांकि वो गलत है, क्योंकि आप जानते हो कि टेबल जो है नॉन लिविंग है, और इसलिए आपको लेग ऑफ द टेबल बोलना पड़ेगा। लेकिन Right। मीनिंग लगभग एक ही जैसा है, चाहे आप ये बोले टेबल्स लेग, चाहे आप बोले लेग ऑफ द टेबल, मीनिंग तो एक है, बस ये है कि यूज गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब एक स्टॉफी यस लगा रहे हैं और जब ऑफ लगा रहे हैं, तो मीनिंग में चेंज भी आ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यूज करने Sir, की। the first one is more suitable, no? वो मत लीजिए जिसमें चेक की पट्टी हो, तो पापा ले जा, छोटे बड़े वाला ले लियो। अरे ठीक है, ये नहीं लेना, इससे दूसरे जो वो ले ले। अच्छा हाँ चलिए, बेशक वाला तुमसे रख दे, मतलब मैं यूज अब करे वो मैं ले लो, बस बताता हूँ। सही से तय करके, पहला वाला ज्यादा ठीक है ना? तय कर। नहीं, सही तो दोनों है, लेकिन है ना। But more suitable कौन सा है sir? हाँ यस, First I फर्स्ट वन है ना? इज मोर सुटेबल, Yes, ठीक है। yes, fine। So if there are two options, I think we should go with the first one, right? यस, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें जाना किसी के साथ नहीं है, फिलहाल अच्छा। अभी सिर्फ यहाँ पे रेन एंड मार्टिन आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ऑफ का यूज करते हैं कई बार, तो मीनिंग दो प्रकार से हो सकती है, मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो बस वो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जब भी आप इनका यूज करें, तो आप ध्यान दें अच्छी तरह से कि कहाँ आपके पास ऑफ यूज एस का यूज करना है और कहाँ ऑफ का यूज करना है, एज पर द नीड, एज पर योर कॉन्शियसनेस, जैसा आपको अंदर से फीलिंग आए, आप उसके हिसाब से Okay। बेहतर यूज करने की कोशिश करें। और जब भी यूज करें तो अच्छी तरह से ध्यान दें कि जो है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग बीइंग है, जैसे ये एनिमीज डिफीट को आप एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं कि एनिमी जो है ये क्या है, एक लिविंग बीइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी एनिमीज डिफीट एक करेक्ट फ्रेज नहीं है। करेक्ट फ्रेज होगा डिफीट ऑफ द एनिमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफीट को जो है पोजीशन के रूप में शो नहीं किया जा सकता, ठीक है, Right, sir। ये ध्यान देना है। अच्छा, जहां तक मैं इसको थोड़ा समझा हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि रेन एंड मार्टिन की बुक इतनी फेमस है कि हमें निश्चित रूप से हर चीज को डीपर से डीपर लेवल पर समझने और खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे देखो, ये लव ऑफ अ फादर जो है, यहाँ पे पोएट राइटर जो है ये कहना चाहता है कि लव ऑफ अ फादर को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला वाला जो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि लव ऑफ चाइल्ड, यानी उसके बच्चे का जो प्यार है, उसके बच्चे का पिता वाला प्यार, समझने की कोशिश करिए। यानी जो बच्चा है, बच्चे के अंदर जो प्यार की फीलिंग है ना, वो पिता की फीलिंग है, प्यार। जैसे कई बार छोटे बच्चे भी इस तरह से प्यार को दर्शाते हैं जैसे वो फादर की तरह प्यार कर रहे हैं, तो ये कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ दूसरी वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, चाइल्ड लव ऑफ हिज फादर, यानी इसका मतलब उसके पिता का बच्चों वाला प्यार। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन समझने Right, की, sir। Right, sir। हाँ, हाँ, थोड़ा सा समझने की you're right। कोशिश करनी है कि पिता भी बच्चों की तरह प्यार कर सकता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ। और बच्चा भी पिता की तरह प्यार कर सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में पिता के प्यार की बात हो रही है, लेकिन प्यार करने के ढंग की बात हो रही है, जो कि लव ऑफ अ फादर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस पे ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको फिर सोचिएगा और समझिएगा, बेहतर अच्छा है चीजों को समझने के लिए। हाँ। चलिए, अब सबसे लास्ट टॉपिक जो है उसको हम करते हैं, जो कि नाउन इन अपोजिशन है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि मतलब आपका नाउन लगभग एंड भी हो जाएगा। तो नाउन इन अपोजिशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउन इन अपोजिशन में होता क्या है, जैसे अपोजिशन की मीनिंग रेन एंड मार्टिन बताते हैं, अपोजिशन मींस प्लेसिंग नियर, ठीक है। यानी आप किसी नाउन के पास में जब किसी एक दूसरे नाउन को रखते हैं, ठीक है, तो अपोजिशन का काम करता है। वो किस सेंस में, ऊपर के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने बोला राम, इसको राम ही पढ़िए, आवर कैप्टन मेड 50 रन्स,
ठीक है, तो आप राम के बगल में देख रहे हैं कि कॉमा के बाद एक और भी फ्रेज लिखा हुआ आवर कैप्टन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वी सी दैट राम एंड आवर कैप्टन आर वन, दोनों एक ही है, ठीक है, एंड द सेम पर्सन, और एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज, ठीक है, इनफर्ड रिफर्ड हियर, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि जब कॉमा के बाद जब कोई दूसरा नाउन आता है या कोई इंफॉर्मेशन आता है, तो हमेशा वो क्या करता है, जो पहले वाला नाउन आया हुआ है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने की बस कोशिश करता है, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। तो व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को फॉलो करे और सिर्फ इसलिए फॉलो करे कि और उसको डिस्क्राइब करे और उसको एक्सप्लेन करे और उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे, तो ऐसी कंडीशन में यदि कॉमा लगा के उसको लिखा जाए तो उस पर्टिकुलर जो कॉमा के बाद आएगा उसको हम इन अपोजिशन बोलेंगे, नाउन इन अपोजिशन बोलेंगे, या केस इन अपोजिशन हम बोलेंगे, ठीक है जी। तो अक्सर जो है इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए या और ज्यादा समझाने के लिए और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप किसी के बारे में ये बोलते हैं, डू यू नो द मैन इन वाइट, ही इज माय अंकल, तो आप इसको दो दो अलग अलग सेंटेंस में बोले, ठीक है। उसकी बजाय आप ये बोल सकते हैं कि द मैन इन वाइट माय अंकल इज स्टैंडिंग देयर, तो आपने सीधे जो है और ज्यादा क्लियर, द मैन इन वाइट नहीं पता चल रहा है कौन है, तो आपने कॉमा लगा के बता दिया मेरे अंकल है, ठीक है। द इंजीनियर हु गॉट द प्राइज या द इंजीनियर हु गॉट द अवार्ड, ठीक है, आप ये बताना चाहते हैं इंजीनियर जो कि अवार्ड पाया है वो मेरे अंकल है, इसको आप कैसे बता सकते हैं, इंजीनियर हु गॉट द प्राइज इज माय अंकल। अगर इसको आपको केस इन अपोजिशन में बताना है तो कैसे बोलोगे जी, आप बोल सकते हो इंजीनियर जिसको अवार्ड मिला, ठीक है, वो मेरे अंकल हैं। कैसे बनाओगे आप इसको केस इन अपोजिशन में, या अगर इसको दूसरे शब्दों में हम बोले, केस इन अपोजिशन में यूज करना है, आप इसको कैसे भी बनाओ, ठीक है। चलो मैं नाम ले रहा हूं रामचंद्र, चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसको और इजी करता हूँ, रामचंद्र, रामचंद्र अब नाम आ गया तो इसी को ले लो। रामचंद्र जो है एक इंजीनियर है, ऐसा, वह मेरे अंकल है। दो चीज मैं बोल रहा हूँ, रामचंद्र एक इंजीनियर है, वह मेरे रामचंद्र जी इंजीनियर है, वह मेरे अंकल है, इसको एक में बनाओ, केस इन अपोजिशन का यूज करें। तो आप बोल सकते हैं कि रामचंद्र एन इंजीनियर इज माय अंकल, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये ज्यादा सही है कि आप रामचंद्र बोले, फिर रामचंद्र के बारे में क्या है कि एक इंजीनियर है और वो मेरे अंकल है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को, तो ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कुछ सेंटेंसेज और देखते हैं, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, ठीक है, वाज अ वेवर, तो आपको दो इंफॉर्मेशन कबीर के बारे में आपको ये भी पता चला वो ग्रेट रिफॉर्मर है और एक वेवर है। इसी तरह आई yesterday I met your uncle, और अंकल क्या है अभी, द डॉक्टर। हैव यू सीन गांगुली, और गांगुली कौन है, द आर्टिस्ट ड्राइंग, ठीक है, गांगुली एक आर्टिस्ट है, उसकी ड्राइंग की बात हो रही है, ठीक है, बहुत सही। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो प्रीति नागर ने पलट दिया, रामचंद्र माय अंकल इज एन इंजीनियर, ठीक है, ये भी सही है। अब एक बात ध्यान दो, ये जो कंडीशन है आपको, अब इसका मतलब जो केस इन अपोजिशन है, केस इन अपोजिशन को भी आप जो नाउन के तीन केसेस आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या केसेस आपने पढ़ा है, नॉमिनेटिव केस, और आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा एक्यूसेटिव केस, और आपने क्या पढ़ा है जी, जेनेटिव केस, आपने तीन केसेस पढ़े हैं जी। तो ये तीनों केस इसके पहले जो आपने पढ़ा, इन तीनों केसेस में केस इन अपोजिशन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो नाउन इन अपोजिशन है ये तीनों केसेज में आ सकता है। जैसे आप ध्यान दो, जो सबसे पहला सेंटेंस है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वेवर,
तो यहाँ पे जो कबीर द ग्रेट फार्मर है, तो द ग्रेट फार्मर यहाँ पे केस इन अपोजिशन है, नाउन इन अपोजिशन। अब ये बताओ कि ये किस केस में है। तो अगर इसका केस आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ब से पहले आने वाला हमेशा कौन सा केस होता है जी, नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, अब नॉमिनेटिव केस होने की वजह से जो है, आप सीधी सी बात है, एकदम क्लियर है कि ये वर्ब के पहले आया है, तो ये नॉमिनेटिव केस में है। दूसरे वाले कंडीशन में देखिए, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के बाद आया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है और ऑब्जेक्ट के ठीक बगल में आया हुआ है, यानी ये कौन सा केस होगा जी, ये एक्कुसेटिव केस। तो ये एक्कुसेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब के आने के बाद हमेशा कौन सा केस आता है जी, एक्कुसेटिव केस आता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। जो तीसरी कंडीशन है, हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो है ये पजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस में आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ऐसे दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये किस केस में यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन आया हुआ है, और निश्चित रूप से यदि आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बताओ, ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, इन तीनों एग्जाम्पल के केसेस आप सभी को क्लियर हुए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, ये सोनल आपको केस क्यों नहीं समझ में आया? केस तो बहुत आसान है समझना। इतना बढ़िया से मैंने कल से लेके आज तक बता रहा हूँ, अब तो निराश कर दोगे। देखो सोनल, अब आपके लिए बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तीनों केस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो केस पहचानने का तरीका क्या है? यस सर, यस्टरडे योर स्पीड वाज लिटिल फास्ट। अच्छा, मैं फास्ट था कल? अरे अच्छा देखो, अब जल्दी से सोनल समझो, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, सब लोग समझ लो फिर से। जैसे मैंने कहा कि रवि इज अ गुड पर्सन, यहाँ पे देखो, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ जो रवि यहाँ पे आया हुआ है ये किस केस में है, तो सोनल आप बताओगे, आप ही को जल्दी सबसे पहले जवाब देना है। तो रवि किस केस में है, तो आपको सब्जेक्टिव, देखो केस जो होते हैं, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और पजेसिव केस, ये तीन केस जो है मुख्य रूप से होते हैं केस इन अपोजिशन के अलावा। तो ये जो सब्जेक्टिव केस है इसी को नॉमिनेटिव बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसे एक्कुसेटिव बोलते हैं, और जो पजेसिव केस है इसे जेनेटिव बोलते हैं। इतना बस ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, जो पजेसिव, जो आपका नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, वर्ब से पहले आएगा तो वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, रवि वर्ब से पहले आया है तो ये क्या हो गया जी, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो गया। अब उसके बाद से आप से मैं बोलूं कि टुनटुन टुनटुन लव्स रवि, ऐसे केस में देखो जी, जो रवि है, अब जब रवि जो दोबारा है, सोनल आप ही बताओगी, जो रवि दोबारा आपकी पर आया है, ये सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है, इसीलिए आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव केस को ही आप एक्कुसेटिव बोलते हैं, तो यहाँ आप ऑब्जेक्टिव या एक्कुसेटिव दो में से एक हुआ। ठीक है, अब आपने बोला, एक एक सेंटेंस मैंने लिया कि दिस इज रबीज पेन, दिस इज रबीज पेन, यह रवि की पेन है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, रवि की पेन है, तो ये जो रबीज पेन आपको दिख रहा है ये कौन सा केस होगा, यही तो पजेसिव केस होगा, या फिर आपका क्या होगा, जेनेटिव केस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हो रहा है और अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। अब ध्यान दो कि ये तो मैंने नाउन का एग्जाम्पल बताया, इसी प्रकार से प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि आई लव
यू। तो यहाँ पे मैं बोलूं आई लव यू, आई यहाँ पे अगर सिर्फ मैं आई के केस में पूछूं, ठीक है, तो आई के केस में आई क्या हो गया जी, बताओ जल्दी से। आई हो गया, सोनल मुझे आपका जवाब चाहिए फटाफट। आई हो गया सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस। ठीक है, बाकी सब लोग जवाब दीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं और किसी से नहीं पूछा हूं। तो यहाँ पहले कंडीशन में आई लव यू में आई सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस हो गया। लेकिन अगर दोबारा जो है, दोबारा कंडीशन इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कि यू लव मी, तो यहाँ पे देखो सेम मीनिंग है, बस हमने चेंज कर दिया। तो यू लव मी में क्या हुआ, यू लव मी में जो मी अब की बार आया, ये आई ही आया हुआ है, लेकिन अब ये मी हो गया। और अब जब मी हो गया तो अब इसका मतलब ये वर्ब के बाद आ गया, अब ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया या फिर आपका एक्यूजेटिव केस। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, जब नाउन था तो नाउन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब प्रोनाउन को आप ले जा रहे हो तो चेंज हो जा रहा है। इसी प्रकार से आपने कहा कि यू आर माई लव, यू आर माई लव, ठीक है। तो अब की बार जो आपको माई लव दिख रहा है, माई, ये कौन सा केस हो गया जी, ये आपका हो गया पजेसिव या फिर कौन सा, जेनिटिव केस। तो मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने बहुत ऐसा दे दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे देना बस ऐसे यही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने दे दिया। हाँ, चूंकि ये जो है प्रोनाउन के केस में था, तो प्रोनाउन भी आपने देख लिया, और इसके अलावा जो है आपने जो है नाउन के साथ समझ लिया, और इस तरह से सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। तो चलिए बस ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी जो है बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है आप लोग इसको खूब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। अगली क्लास में हम आपको कुछ डिफिकल्ट चीजें बताएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे पूरे नाउन को। ठीक है, ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। आप सभी के लिए देखो भाई, मेरे साथ तो ये है कि अगर मेरा एक भी स्टूडेंट कम समझेगा तो मेरा पढ़ाना सफल है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि मैं हर किसी को साथ में लेके चलना चाहता हूँ। अब ये अलग बात है कि आप मेरे को साथ में लेके चल रहे हो कि नहीं। अगर आपने मेरे को साथ में लेके चले, मतलब आपको तब न समझ में आए, आपने पूछा हमेशा, तो अगर आप पूछोगे तो निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा, और आप सभी को जितना भी हेल्प हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि आप सभी एक दूसरे, एक होप के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उस होप को पूरा करूं और आपको उस टारगेट के पास पहुंचाऊं जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और इसी के साथ से जो है सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल अगली क्लास में।